Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है इस पर्टिकुलर सेशन पे जहां पे हम बात करने वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम डॉक्टर दीपानेता है, जैसे मैंने पहले कहा था, एंड मैंने MA MPhil PhD किया है इंटरनेशनल रिलेशंस पे JNU से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पे और वहाँ पे मेरा जो स्पेशलाइजेशन था वो था वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट पे था। उसके बाद मैंने कई सारे थिंक टैंक्स में एज वेल एज कई कॉलेजेस में पढ़ा है। फाइनली मैंने ट्रांजिशन किया है इस पर्टिकुलर फील्ड में और कई साल हो गए हैं IR पॉलिटी एज वेल एज PSIR पढ़ाते पढ़ाते। ये मेरा पहला PSIR बैच रहेगा एट श्री राम्स IAS एंड इस पर्टिकुलर बैच को मैंने एक इंटरेस्टिंग तरीके से क्यूरेट किया है, पर उस पर हम बाद में बात करेंगे कि किस तरीके से मैंने इसको स्ट्रक्चर किया है और इसके क्या एक्स्ट्रा फीचर्स डाले हैं ताकि ये आपको एकदम प्रॉपर जो सपोर्ट चाहिए ना UPSC के लिए वो आपको प्रोवाइड करे। ठीक है, पर इस पे हम बाद में बात करेंगे क्योंकि सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, कोई भी ऑप्शनल वीडियो हो या कोई भी ऑप्शनल अप्रोच की बात करते हैं, वो होता है कि किस तरीके से ऑप्शनल पेपर चूज किया जाए। और वहीं पे सबसे पहला रुकावट भी आता है मोस्ट स्टूडेंट्स का, क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने एक साल एक ऑप्शनल लिया है, उसके बाद उनको पसंद नहीं आया, उसके बाद उसने चेंज कर लिया किसी और ऑप्शनल में। और ये जो चेंज रहता है ये बेसिकली ईदर थ्रू पीयर प्रेशर रहता है, दोस्तों की वजह से होता है, या उनको लगता है कि अच्छा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज्यादा चांसेस है एंड दिस इज नॉट अ वेरी कैलकुलेटिव मूव जिसे कहा जाता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके जो बेसिक डाउट्स है ना ऑप्शनल को लेके, उसको सबसे पहले मैं एड्रेस करने वाली हूँ। उसके बाद हम PSIR के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, स्ट्रैटेजी सब पे आएंगे। बट सबसे पहले आते हैं कि भाई ऑप्शनल कैसे चूज किया जाए। बट ऑप्शनल के लिए आपको समझना है कि ऑप्शनल आता कहाँ पे है एग्जाम पैटर्न में। तो UPSC CSE का जो एग्जाम है, सिविल सर्विस का जो एग्जाम है, स्टार्ट होता है प्रीलिम्स, राइट। ये जो पहला पड़ाव है ये एग्जाम होता है समवेयर अराउंड एंड ऑफ मई, और ये देखा जाए तो इट्स मोर और लेस अ क्वालिफाइंग पेपर, क्योंकि आपको सिर्फ कट ऑफ स्कोर करना है। प्रीलिम्स का जो मार्क्स है वो ऐड नहीं होता है आपके पर्टिकुलर रैंक पे, या आपको क्या कैडर या सर्विस मिलने वाला है। अब प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो दो पेपर्स हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसे CSAT कहा जाता है। अब CSAT इज ट्रूली क्वालिफाइंग, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अब GS1 जो है वो उसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं, स्टैटिक, डायनामिक, करंट अफेयर्स जिसे कहा जाता है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं और आपको कट ऑफ क्रॉस करना है, राइट। हर साल का जो कट ऑफ होता है उसको क्रॉस करना है। So somewhere around 70 to 100 is where we see कि भाई कट ऑफ रहता है। You need to depending on the category आपको वो क्रॉस करना है। तो प्रीलिम्स का पहला पड़ाव रहता है। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम आता है, अगेन समवेयर अराउंड सितंबर अक्टूबर ये एग्जाम रहता है। अगर आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ हो जाता है तब आप मेंस लिखोगे, राइट। अब मेंस का मार्क्स काउंट होता है। अगर आप मेंस की बात करो तो यहाँ पे एक लैंग्वेज पेपर रहता है, अगेन क्वालिफाइंग। उसके अलावा आपका GS1, 2, 3, GS4 इज बेसिकली एथिक्स और एसे का पेपर रहता है, राइट। अब ये जो कंपोनेंट है ये कांस्टेंट है सभी बच्चों का जो प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं। सभी को GS1, 2, 3, GS4 एथिक्स और एसे लिखना है। अब साथ में आपका ऑप्शनल का पेपर भी आता है। अब जो ऑप्शनल पेपर है 500 मार्क्स का, नाउ दिस इज द की फैक्टर। क्यों की फैक्टर है? क्योंकि सभी बच्चों ने GS1, 2, 3, 4 तो इट्स अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, आपको 150 वर्ड्स से 200, 250 वर्ड्स में लिखना होता है। तो मोर और लेस इट्स अबाउट हाउ मच यू हैव अ ग्रास्प द सब्जेक्ट, जो कि ये डिटरमाइन करता है GS1, 2, 3 पे। अब जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो आपका ऑप्शनल और एसे में आता है। आप कितनी अच्छी से लिख सकते हो ऐसे, टाइम पे कंप्लीशन, और आपके जो थॉट प्रोसेसेस है आप कैसे इसको यू ब्यूटीफुली पुटिंग इट डाउन, वो मैटर करेगा ऐसे में एज वेल एज एन ऑप्शनल। आपने देखा होगा कई जगह पे जब भी कोई टॉपर क्या लिस्ट निकलता है वहां पे ऑप्शनल को लेके ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि दैट रियली मेक्स दैट डिफरेंस, राइट। अब ऑप्शनल में अगर आपका स्कोर ज्यादा है
ऑटोमेटिकली आपका जो इंटरव्यू लेवल पे चाहे आपको थोड़ा सा भी कम मार्क्स मिल रहा है, इट विल कॉम्पेंसेट एंड यू विल गेट अ गुड रैंक, क्योंकि रैंक डिटरमाइन करने के लिए मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स आपके काउंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पूरे इस एग्जाम पैटर्न में ऑप्शनल का वैल्यू आपका मेंस पे आता है, मेंस के मार्क्स में आता है। इसीलिए इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन टू टेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चॉइस टू मेक। अब यहां पे इफ यू सी यूपीएससी का अबाउट 48 टू 49 ऑप्शनल्स हैं, जिसमें कि अगेन डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, सबसे पहले तो इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आप शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर सकते हो। अब यूपीएससी में जब आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इमोशंस तो होते हैं यार, वो तो मैं कभी भी डिस्काउंट नहीं कर सकती हूँ कि भाई इमोशनल हम मैंने जो एक जज्बा आ गया एग्जाम को क्रैक करने का, एक जज्बा है भाई रैंक लेके आने का, तो वहां पे इमोशंस तो आता है, बट उसको भी अगर हम थोड़ा सा अगेन वी टेक अ मोर कैलकुलेटिव, मोर स्ट्रैटेजिकल डिसीजन, तो वहां पे दो चीजें काउंट होती है जब हम ऑप्शनल को चूज करते हैं। सबसे पहला तो अवेलेबल सोर्सेज। ऐसा अगर आपने कोई ऑप्शनल पेपर ले लिया जहां पे सोर्सेज की दिक्कत है, राइट, तब आपको प्रॉब्लम होगा प्रिपरेशन के समय पे, चाहे आप मैनेजमेंट की बात करो या यू टॉकिंग अबाउट मेडिकल साइंस। ऐसे जो ऑप्शनल्स होते हैं, दे आर स्कोरिंग, मे बी यू आर कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, बट सोर्सेज में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं अवेलेबिलिटी के लिए। तो अगर आपके पास वो अवेलेबल सोर्सेज हैं एंड यू आर एबल टू एड्रेस द PYQs, देन इट मेक्स द परफेक्ट सेंस। बट यहां पे दिक्कतें आती हैं, इसी वजह से कुछ ऐसे ऑप्शनल्स होते हैं, चाहे आप सोशियो, एंथ्रो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, PSIR, ऐसे कुछ ऑप्शनल्स आप बार बार सुनोगे क्योंकि उनके सोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल हैं। ठीक है, तो दैट इज वन क्राइटेरिया जो आपको याद रखना है जब भी आप कोई ऑप्शनल को पिकअप कर रहे हो। दूसरा जो आपको याद रखना है वो है इंटरेस्ट को लेके। कोई भी ऑप्शनल अगर आप चूज कर रहे हो, उसके साथ आपको एटलीस्ट 1.5 years स्पेंड करना है। ये 1.5 years का क्या लॉजिक है मैं वो भी समझाती हूँ। सोचिए कि अभी आपने शुरू किया है, राइट, लेट्स से आपने मार्च महीने में डिसाइड किया 2026 का आप प्रीलिम्स लिखोगे, और साथ में यू स्टार्ट थिंकिंग कि ऑप्शनल क्या होने वाला है, एंड आप ऑप्शनल का अप्रोच लेके शुरू करते हो। वहां पे जब आप ये स्टार्ट करोगे, देन व्हाट विल हैपन इज कि ऑप्शनल आपने पढ़ना शुरू किया, अबाउट 7 to 8 months लगता है। ये 6 महीने वाला मिथ तो पहले मैं तोड़ देती हूँ। कोई भी ऑप्शनल 6 महीने में अगर खत्म हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम विद इट, यू रियली नीड टू हैव अ लॉट ऑफ फोकस। एक चीज होता है 6 महीने में आपने सिलेबस खत्म किया, उसके बाद भी तो बहुत सारी चीजें रहती है, राइट, रिविजन हो गया, आंसर राइटिंग हो गया, तो बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हैं। तो आपका अगर लेट्स से 7 to 8 months आपने लगा लिया प्रॉपर समझने में एंड उसका एक रिवीजन शॉर्ट नोट्स बनाने में, और आंसर राइटिंग साथ में आपने शुरू कर दिया, तो समवेयर बाय अगर आप मार्च से स्टार्ट कर रहे हो, समवेयर अराउंड नवंबर तक आप इसको यू विल कीप डूइंग दिस। उसके बाद आपने ऑप्शनल छोड़ के आप यू गेट टू द प्रीलिम्स मोड, जिसे मैं कहती हूँ। दिसंबर से आपने प्रीलिम्स मोड शुरू कर दिया, जहां पे आप GS पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, जनरल स्टडीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। अब वहां पे जब आपने शिफ्ट किया है, तभी भी मेरा सजेशन रहता है कि भाई आप आंसर राइटिंग को छोड़ोगे नहीं, राइट। तो आपका जो आंसर राइटिंग का प्रोसेस है वो मे बी वंस अ वीक, या सम स्टूडेंट्स प्रेफर 1 hour a day, ऐसे करके दे कीप डूइंग सम कॉम्बिनेशन जिसमें उनका ऑप्शनल का प्रिपरेशन चलता रहता है, एंड दैट कंटिन्यूज फॉर अनदर फ्यू मंथ्स। उसके बाद एकदम प्रीलिम्स मोड आ जाता है, प्रीलिम्स का एग्जाम दिया एंड उसके बाद फुल फोकस ऑन ऑप्शनल आ जाएगा बिकॉज ऑफ द मेंस। तो देखा जाए ऑप्शनल आपका छूटेगा नहीं जब तक आप मेंस नहीं लिखोगे, राइट। सो जो भी आप ऑप्शनल चूज कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव इंटरेस्ट इन इट, यू लाइक दैट ऑप्शनल। अगर आपने पहले दिन ही कह दिया कि नहीं ये ऑप्शनल बहुत बोरिंग है या ये ऑप्शनल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, देन प्लीज टेक अ कैलकुलेटेड डिसीजन, क्योंकि अगर ये दिमाग में बैठ गया आपका, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कोएग्जिस्ट विद दैट ऑप्शनल। यू हैव टू हैव दैट इंटरेस्ट इन इट, ठीक है। उस पर भी हम आएंगे, इंटरेस्ट को लेके बात करेंगे जब हम PSIR पे आएंगे, बट ये इंटरेस्ट अगर नहीं है देन इट बिकम्स अ डिफिकल्ट मैटर। यू कैन नॉट फोर्स योर सेल्फ। आप इनिशियल कुछ महीने आप फोर्स कर पाओगे, बट उसके बाद ये नहीं होने वाला है। इसीलिए
जब भी आप ऑप्शनल करोगे, के सोर्सेज, दूसरा है आपका इंटरेस्ट, ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन करके यू देन टेक अ कॉल कि भाई क्या रहने वाला है आपका ऑप्शनल का चॉइसेस। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्योंकि हम पीएसआईआर के बारे में बात कर रहे हैं, तो पीएसआईआर के जब भी हम बात करते हैं, इट सीम टू बी अ वेरी फेवरेट ऑप्शनल अमंग एस्पिरेंट्स, क्योंकि अगर आपने लास्ट 5 साल का ट्रेंड देखा है, पीएसआईआर का 10% सक्सेस रेट हमेशा है। मतलब आउट ऑफ 100 टॉपर्स, जो टॉप 100 हैं, वहां पे आपको हमेशा यू विल सी अराउंड 10 to 15 जो पीएसआईआर रैंक से एकदम टॉप में आ रहे हैं, चाहे वो AIR 1 हो या AIR 2 हो, इट्स ऑलवेज बीन देयर। एंड लास्ट फ्यू ईयर्स में तो ये भी ट्रेंड रहा है कि इट इज क्रॉस 15% एज वेल, एंड इट इज ऑलवेज बीन वन ऑफ द टॉप हॉट फेवरेट। तो इस पर्टिकुलर रीजन के वजह से अगेन इट्स कंसिडर्ड टू बी अ हॉट फेवरेट, कि हाँ भाई इसमें ज्यादा स्कोर होता है, ये टॉपर्स का चॉइस है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई मेनी स्टूडेंट्स विल प्रेफर टेकिंग पीएसआईआर। नाउ दिस इज अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट कि हाँ भाई टॉपर्स में पीएसआईआर का एक प्रेफरेंस रहा है, एंड लास्ट 5 साल में ये ट्रेंड भी देखा गया है। बट ये ट्रेंड पे डिपेंड होके वन शुड नॉट टेक दिस डिसीजन, क्योंकि ट्रेंड बदलता रहता है, राइट? एंड इसके साथ इट इज इंपॉर्टेंट दैट जो अगेन सीसैट अगर टफ हो गया या कुछ और कोई गूगली बॉल आ गया यूपीएससी की तरफ से, वन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। So whenever you're doing this decision, when taking this decision, don't depend on the trend thing. Trend मैंने आपको बता दिया है ये चीज, बात वो भी सही है, but this should not be the factor for your decision. अब आते हैं PSIR के कुछ एडवांटेजेस पे बात करते हैं, ठीक है? वैसे मैं डिसएडवांटेजेस पे भी बात करूंगी ताकि आप एक कैलकुलेटिव डिसीजन ले पाओ। तो PSIR के कुछ एडवांटेजेस पे बात करेंगे, ठीक है? नाउ अगर मैं एडवांटेज का बात करते हैं, तो सबसे कॉमन एडवांटेज सभी बोलते हैं वो है आपका ओवरलैप। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, ओवरलैप? बेसिकली पीएसआईआर के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक, आपका रहेगा। समझते हैं इस चीज को। तो अगर मैंने स्टार्ट किया, जैसे लेट्स स्टार्ट विथ प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में हमेशा आपको अगेन जनरल बात, आई एम डूइंग अ ट्रेंड हियर, जहां पे अबाउट 20 क्वेश्चंस कम फ्रॉम पॉलिटी, ठीक है? 20 क्वेश्चंस कम फ्रॉम पॉलिटी, उसमें भी अबाउट 12 to 15 क्वेश्चंस आर स्टैटिक, ठीक है? And about 5 to 7 questions are dynamic और analytical जिसे कहते हैं, ठीक है? Analytical जिसे कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। अगर मैं बोल रही हूं पॉलिटी, अब ये सभी को पता है कि पॉलिटी फॉर योर जीएस इज समथिंग दैट एवरीबडी डज फ्रॉम लक्ष्मीकांत, ठीक है? वहां एनसीईआरटी पढ़ोगे और लक्ष्मीकांत पढ़ोगे फॉर योर स्टैटिक पोर्शन। अब प्रॉब्लम यहां पे, अगर सिंपल क्वेश्चन आया, फंडामेंटल राइट्स पे आया, डीपीएसपी पे आया, पावर्स ऑफ गवर्नर पे आया, ये सारी चीजें तो आप स्टैटिक वाला अटेम्प्ट कर पाओगे। अब ये जो डायनामिक पोर्शन है, ये एनालिटिकल पोर्शन है, इसमें आपको जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करना है, राइट? चाहे वो आप एक सर्कमस्टेंशियल क्वेश्चन आ जाए, या आपका ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई पार्टी पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन आ गया, तो यहां पे आपका एप्लीकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अब ये दोनों फैक्टर, चाहे वो स्टैटिक हो या एप्लीकेशन बेस्ड है, ये आपका पूरी तरीके से ओवरलैप करता है इन योर पेपर 1 सेक्शन बी, आईजीपी वाला पोर्शन ऑफ पीएसआईआर, ठीक है? पीएसआईआर का जो पेपर 1 सेक्शन बी है उसके साथ ये ओवरलैप करेगा, कंप्लीट ओवरलैप है। बल्कि सेक्शन बी में तो आपका ओवरलैप रहेगा कई सारे सेक्शंस के साथ, उस पर भी आएंगे, बट पॉलिटी इज जिसे आईजीपी कहा जाता है सेक्शन पीएसआईआर के लैंग्वेज में, वो आपका इट्स बेसिकली पॉलिटी, जो एकदम सिंपल। तो अगर आपने पीएसआईआर पढ़ा तो ये 20 क्वेश्चंस तो आपके पास हैं।
अब ये तो सिर्फ मैंने पॉलिटी की बात की है, इसके साथ साथ आपका अराउंड, अगेन ट्रेंड के बेसिस पे बात कर रही हूं, 5 से 7 क्वेश्चंस आते हैं आईआर से, ठीक है। प्लेसेस इन न्यूज हो गया, आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज हो गया, या आपके यूएस बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। ये सारे जो 5 से 7 क्वेश्चंस हैं, ये भी आईआर का जो कंपोनेंट है, ये पेपर 2 से तो है। तो पीएसआईआर का अगर आपने ये ऑप्शनल लिया तो अबाउट 25 to 27 क्वेश्चंस ऑफ योर प्रीलिम्स आर ओवरलैपिंग विथ योर ऑप्शनल। तो इसी वजह से एक एज रहता है कि भाई अगर आपने पहले ऑप्शनल शुरू कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपका जीएस प्रिपेयर नहीं हो रहा है। जीएस तो साथ में ही हो जा रहा है आपके ऑप्शनल के साथ, क्योंकि जब आप ऑप्शनल को कर रहे हो, पॉलिटी और आईआर वाला कंपोनेंट भी तो आपका रेडी हो रहा है, राइट। तो प्रीलिम्स में ऑलरेडी एडवांटेज आ गया आपका अगर आपने पीएसआईआर लिया। अब जो नेक्स्ट आता है, मेंस की बात करूंगी मैं अभी। मेंस पे चाहे आप जीएस 1 या जीएस 2, तो जीएस 1 में जो नेशनलिज्म वाला पार्ट है, इंडियन नेशनलिज्म का पार्ट है, फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट है, अगर आप पीएसआईआर का सिलेबस देखते हो तो आपको पेपर 1 सेक्शन बी में यू विल सी एन ओवरलैप ऑफ इट। साथ में जीएस 2 जो कि पॉलिटी, आपका गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर है, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ योर पीएसआईआर ऑप्शनल। तो अगर आपने पीएसआईआर ऑप्शनल पढ़ा है तो आपका जीएस 2 तो ऑलमोस्ट डन है तब, राइट। दिस overlap is one of the reasons why many aspirants take PSIR. तो GS2 का मैंने आपको बताया क्या क्या है, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर, चारों कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे इन योर PSIR सिलेबस। आते हैं GS3 में। GS3 में जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला एरिया है वो भी आपका ओवरलैप करता है विथ योर PSIR सिलेबस। तो GS3 तक आपको क्लियर कट दिख रहा है ओवरलैप है, बट साथ में आपके एथिक्स पोर्शन, एथिक्स का सिलेबस अगर आप निकालोगे एंड सी पॉइंट नंबर 5, यू विल सी स्कॉलर्स, थिंकर्स आर अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ PSIR, ठीक है। उस पर जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे तो उस पर बात करेंगे। तो अगेन गिव्स यू एन एडवांटेज इन एथिक्स। ऐसे का जो पेपर है आजकल ये काफी फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2015-16 में डायरेक्ट नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पूछा गया था। तो इफ यू सी द ट्रेंड अगेन, आपको हेल्प मिल जाता है विद PSIR। तो PSIR का पूरा जीएस का जो पोर्शन है, हर पेपर के साथ एक ओवरलैप है, हर पेपर के साथ, चाहे वो GS 1 हो या ऐसे हो, यू विल सी एन ओवरलैप, कहीं ना कोई पॉइंट ओवरलैप कर रहा है। अब एक ऑप्शनल आप सोचो, अगर इतना ओवरलैप कर रहा है, साथ में आपको ऑप्शनल में हेल्प भी मिल रहा है, तो यार बनता है ना बात कि इट्स वन ऑफ दी फेवरेट। तो यहां पे आपको मेंस में एडवांटेज मिल रहा है। आते हैं नेक्स्ट, इंटरव्यू की बात करते हैं। अब इंटरव्यू के सारे ट्रांसक्रिप्ट्स तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। कोई भी आप ट्रांसक्रिप्ट्स की ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई इंटरव्यू जो दे रहे हैं उनका ट्रांसक्रिप्ट्स क्या है। एक ट्रेंड नोटिस करोगे कि भाई करंट जियोपॉलिटिक्स पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस, हर एक लेवल पे, चाहे वो दे आर आस्किंग डैफ, दैट इज डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के क्वेश्चन स्टार्ट में पूछते हैं, उसके बाद कोई ना कोई जियोपॉलिटिक्स पे क्वेश्चन आ ही जाता है। अब PSIR अगर आपका ऑप्शन है, अगेन गिव्स यू दैट एडवांटेज, क्योंकि पेपर 2 सेक्शन बी आपका करंट अफेयर्स दैट इज जियोपॉलिटिक्स के ऊपर है, विच विल गिव यू दैट एडवांटेज इवन इन इंटरव्यू। तो प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक देयर इज अ होल सेंस ऑफ ओवरलैपिंग विद द सिलेबस, और इस वजह से एक एडवांटेज रहता है व्हेन वी टॉक अबाउट PSIR। अब सेकंड आते हैं, एडवांटेज की बात करते हैं, राइट। तो सेकंड एडवांटेज, PSIR के लिए आपको कोई टेक्निकल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। ये एक मिथ है जहां पे लगता है कि सिर्फ ह्यूमैनिटीज बच्चे ही PSIR लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। Because it is such a non-technical subject, because it is based on logic, because it is based on understanding concepts, ये कोई भी पिक कर सकता है, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, मेडिकल बैकग्राउंड से हो, कहीं से भी हो, इट विल ऑलवेज गिव यू दैट एडवांटेज कि भाई इसको आप इजीली पढ़ सकते हो, इजीली स्कोर कर सकते हो। कुछ चीजें होती हैं भाई, अगेन स्ट्रैटेजी बेस्ड है, वो चीज अगर आपने आंसर में लिख दिया तो भाई आपको मार्क्स मिलेंगे ही।
इट्स नॉट दैट कि भाई नहीं मिलने वाले, इट्स डेफिनेट। वो अगर आपने लिखा कीवर्ड से कहते हैं, इट्स अ डन डील। नाउ दैट इज द रीजन व्हाई, बिकॉज इट्स नॉन टेक्निकल, इट इज ऑप्शनल, दैट इज मेंट फॉर एवरीवन। ठीक है, यू डोंट हैव टू हैव एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड टू फ्रॉम ह्यूमैनिटीज या पॉलिटिकल साइंस से आपको पढ़ना है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो देन द DU टॉपर्स वुड ऑफ पॉलिटिकल साइंस वुड हैव बीन टॉपिंग मेंस ऑप्शनल एज वेल। नहीं है ना? तो इन अदर वर्ड्स इट इज हाउ यू राइट एंड हाउ यू अंडरस्टैंड द सिलेबस। इसीलिए अगेन डजंट मैटर व्हाट योर बैकग्राउंड इज, डजंट मैटर कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस कभी पढ़ा ही नहीं है, इट विल स्टिल हेल्प यू इन योर ऑप्शनल एज वेल एज योर पूरा का पूरा जर्नी। अब आते हैं तीसरे पोर्शन पे। ठीक है, एडवांटेज का मैंने इट्स अ नॉन टेक्निकल, लेट मी कम डाउन टू द थर्ड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज जो है वो है कि भाई ये ना डायनामिक पोर्शन काफी है इसमें, डायनामिक या करंट अफेयर्स। ना करंट अफेयर्स तो आपको वैसे भी करना है, राइट? प्रीलिम्स के लिए करना पड़ेगा ही, साथ में आपका GS जब आप पढ़ रहे हो तब आपको करंट अफेयर्स करना ही पड़ेगा। सो व्हेनेवर यू टेक अ लुक एट द PSIR पार्ट, वहां पे चाहे आप पेपर 1 या पेपर 2 दोनों के सेक्शन B में आपका एक डायनामिक पार्ट रहता ही है, आपका एक करंट अफेयर्स बेस्ड पार्ट रहता है, विच बेसिकली मीन्स अगर आपका न्यूज़पेपर रीडिंग स्ट्रांग है, अगर आप करंट अफेयर्स ढंग से कर रहे हो, अगेन ओवरलैप का चांस रहता है, एंड दैट्स गोइंग टू हेल्प यू स्कोर वेल इन योर PSIR। और अगर PSIR ढंग से किया है तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज GS। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन कंपेयर टू अदर ऑप्शनल। नेक्स्ट लेट मी कम डाउन टू द फोर्थ एडवांटेज, दैट इज इंटरलिंकेजेस। अब इंटरलिंकेज वाला जो चीज है ना, इसको थोड़ा सा सिलेबस के साथ समझेंगे, क्योंकि एक मिथ है PSIR को लेके कि बहुत वास्ट है, भाई सिलेबस तो इतना वास्ट है कि टाइम लगता है। अब अगर आप एक्चुअली में सिलेबस देखोगे तो लगेगा वास्ट, मैं मानती हूं, बहुत ज्यादा वर्ड्स लिखे हैं, बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ है, इट इज लुक्स वेरी वास्ट, बट देयर आर टू मेनी इंटरलिंकेजेस, और ये इंटरलिंकेजेस ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंटरलिंकेजेस ही मांग रही हैं आपको। तो व्हेन यू प्रिपेयर, जब हम स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे PSIR के प्रिपरेशन का, उस समय पे मैं इस इंटरलिंकेजेस वर्ड को और ज्यादा समझाऊंगी, बट इफ यू प्रिपेयर द इंटरलिंकेजेस, द सिलेबस इज नॉट दैट वास्ट। There is an overlap of globalization, there is an overlap of UN, there is an overlap of economic institutions, NAM 2 जगह पे आता है, ये कई सारे ऐसी चीजें हैं जो आपका ओवरलैप करेगा और इंटरलिंकेजेस मांगा जाता है आपके आंसर्स में। समझते हैं इस चीज को, एंड इसीलिए तो इतना इंटरेस्टिंग पेपर है ये। तो सबसे पहले तो मैं अभी थोड़ा सा ब्रीफली आपको सिलेबस के बारे में आने वाली हूँ। तो जो ऑप्शनल का पेपर होता है आपका 2 पेपर्स में डिवाइड रहता है, ठीक है? पेपर 1 सेक्शन A और पेपर 1 सेक्शन B। पहले पेपर 1 को समझेंगे, ठीक है? पेपर 1 सेक्शन B। पेपर 1 सेक्शन A जो है वहां पे आपके TTI सबसे पहले तो आते हैं थिंकर्स, ठीक है? थिंकर्स आते हैं। थिंकर्स यहां पे आपका 2 हिस्सों में बटा है, एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए वेस्टर्न थिंकर्स और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में इंडियन थिंकर्स। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आप प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, यू विल रीड अबाउट मार्क्स, यू विल रीड हाना आरेंट, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो इन वेस्टर्न थिंकर्स। इंडियन थिंकर्स में आप पढ़ोगे M.N. रॉय, गांधी, B.R. अम्बेडकर, कौटिल्य, ये सारी चीजें आप इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ोगे इन IPT। तो एक थिंकर्स वाला कंपोनेंट आता है। अब सभी को लगता है कि थिंकर्स रटना पड़ता है, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है। यहां पे जब भी आप कोई थिंकर पढ़ते हो ना, एवरी मैन और वुमेन इज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम्स। इस लाइन को याद रखना आप। वो सर्कमस्टेंस जो है जहां पे वो बड़े हुए हैं वो डिटरमाइन करता है कि उनका थॉट प्रोसेस क्या होगा, उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया है, क्या लिखा है।
तो जब आप पूरी कहानी को समझते हो, चाहे वो एम एन रॉय की कहानी हो या आप गांधी की कहानी हो या आप प्लेटो की कहानी देखते हो, जब हम सोक्रेटिस की बात करते हैं एंड हिज इंटरेक्शन विथ हिज टीचर, यू विल अंडरस्टैंड कि भाई एक बार कहानी समझ में आ जाए ना तो उनका थॉट प्रोसेस भी आपको समझ में आ जाएगा। कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड। बहुत मजा आएगा आपको थिंकर्स पढ़ने में। ये प्रॉब्लम यहां पे आता है जब आप रटने की कोशिश करोगे एंड यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे आप रटोगे, नहीं होने वाला है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। हर चीज का अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हो, प्रोडक्ट ऑफ द टाइम समझोगे, इंटरैक्शन की बात करोगे, उसके बाद सोक्रेटिस ने क्या कहा, उसके जवाब में प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो के जो शिष्य थे एरिस्टोटल ने क्या कहा, ये सारी चीजें जब आप पढ़ने लगोगे ना तब मजा आएगा। ठीक है, तो थिंकर्स अगेन इज अ कंपोनेंट ऑफ दैट। अब जो दूसरा टी था वो थियोरी। थियोरी में कैसे वर्ड्स आएंगे आपके आपके आ गए राइट्स आ गया, आपका इक्वालिटी आ गया, आपका जस्टिस आ गया, डेमोक्रेसी आ गया। ऐसे वर्ड्स को हम समझेंगे, उसके पीछे का थियोरी रोल्स का क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंकर्स, उनके पर्सपेक्टिव्स ऑफ दीज वर्ड्स। अब सोचो ये राइट्स वाला वर्ड, जब आप राइट्स को समझोगे इसका ओवरलैप होगा आपका फंडामेंटल राइट्स के साथ, इसका ओवरलैप होगा ह्यूमन राइट्स के साथ। तो एक जब शब्द हम समझेंगे, वी आर ऑल्सो गोइंग टू इलेबोरेट ऑन सर्टेन पोर्शंस जो कि दूसरे पार्ट ऑफ सिलेबस से आता है। इसी को इंटरलिंकेजेस कहा जाता है। ठीक है, साथ में आते हैं आई इज बेसिकली फॉर आपके आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजीज में अगर आपने देखा तो कैसे कि आप मार्क्सिज्म पढ़ोगे, गांधीज्म पढ़ोगे, सोशलिज्म पढ़ोगे। जब आप मार्क्स को पढ़ने वाले हो तो आप ऑटोमेटिकली मार्क्सिज्म करोगे। ऐसा तो नहीं है कि मार्क्स का स्टोरी पढ़ोगे और कुछ दिन बाद मार्क्सिज्म करोगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो मार्क्स के साथ आप मार्क्सिज्म पढ़ोगे, और जब आप मार्क्सिज्म पढ़ोगे आप कोल्ड वॉर के को भी आप रिलेट करोगे, जो कि पेपर 2 में आएगा। सो इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ इंटरलिंकेज, एक कहानी की तरह है। सिलेबस उसको जरूर डिवाइड करता है, बट इफ यू नो अगेन रीड इट विद अ स्ट्रेटेजिक थॉट, यू विल सी दैट द स्मूथ लाइन दैट्स गोइंग ऑन, एक प्रॉपर कहानी की तरह रन करता है ये। ठीक है, जैसे कि आप अगर प्लेटो को करोगे, प्लेटो के साथ आपको फेमिनिज्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक पीवाईक्यू को देखोगे तो प्लेटो द फर्स्ट फेमिनिस्ट, ऐसा पूछा भी गया है। सो यू विल हैव टू इंटरलिंक टॉपिक्स। फेमिनिज्म के साथ आपको लिंक करना पड़ेगा प्लेटो को। यू विल हैव टू टॉक अबाउट सर्टेन थियोरीज, यू विल हैव टू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स। ये पूरी की पूरी चीज को आपको प्रॉपर समझ के साथ ही आपका फायदा होने वाला है। अगर आप इसको साइलोज में करने वाले हो, टॉपिक वाइज करे हुए, तो ये आपको हेल्प नहीं करने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे आते नहीं, इंटरलिंकेजेस पे आते हैं। ठीक है, सो अगेन पेपर 1 सेक्शन ए इज टीटीआई, थिंकर्स, थियोरी एंड आइडियोलॉजीज। तो दिस इज बेसिकली अबाउट सेक्शन ए। पेपर 1 सेक्शन बी जो है वो आपका नेशनलिस्ट मूवमेंट पे, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे आता है। साथ में आपका आईजीपी पोर्शन, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जहां पे कास्ट का रोल, पार्टी पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें आपका आ जाएगा सेक्शन बी। इसी का ओवरलैप एक्चुअली में पॉलिटी के साथ है। So when you do IGP वाला portion, paper 1 section B, you are basically overlapping with polity, जो कि आपका GS paper 2 के साथ overlap करता है, right? So again, this is about paper 1. यहाँ पे मैं एक चीज बस आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ कि if you take a look at it, thinkers तो वहीं के वहीं हैं, right? Now when we talk about this, we are talking about largely a static portion, और डायनामिक पोर्शन जो है वो बहुत कम फैक्टर में आता है आपका सेक्शन बी में, जहां पे पार्टी पॉलिटिक्स को लेके क्वेश्चन आ सकता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इट, यहां पे स्टैटिक रहेगा आपका ऑलमोस्ट 80% टू 85%, एंड द रेस्ट रिमेन्स डायनामिक एट 10 to 15%। ठीक है, इससे ज्यादा डायनामिक नहीं होता है, 20 to 15% में रहता है आपका पेपर 1 सेक्शन ए बी साथ में मिला के। ठीक है, तो अगर आपका स्टैटिक रोट मेमोरी अच्छा है, यू आर एबल टू रिमेंबर थिंग्स, पेपर 1 में आपका एक एडवांटेज रहेगा। यू कैन, जहां पे सब कुछ स्टैटिक है, सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, समझने के साथ साथ अगर आपके नोट्स सही हैं, यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स इन इट। अब आते हैं आपका दूसरा जो एलिमेंट है, दैट इज योर पेपर 2। पेपर 2 पे अगर जब हम बात करते हैं, पेपर 2 सेक्शन ए इज आईआर थियोरी।
ठीक है, आईआर थियोरी। इसमें जो दो कंपोनेंट्स हैं आपके थिंकर्स हैं एंड कीवर्ड्स हैं, ठीक है, थिंकर्स और कीवर्ड्स हैं, और दोनों लिंक करते हैं आपके ग्लोबल कंसर्न्स के साथ, ठीक है। व्हाट आर दी करेंट ग्लोबल कंसर्न, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो डेमोक्रेसी के साथ हो, चाहे वो कोई क्लाइमेट के साथ हो, ऑल ऑफ दीज आर व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल कंसर्न्स, उनके थिंकर्स साथ में जो कीवर्ड्स हैं, आइडियाज हैं, नेशनल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें आपके सेक्शन ए में आता है। अगेन थियोरेटिकल ज्यादा है, बट यहां पे एग्जाम्पल्स का पोर्शन ज्यादा रहेगा करंट अफेयर्स से, राइट। तो यहां पे डायनामिज्म ज्यादा आ जाता है। अगर आपका करंट अफेयर स्ट्रांग है, यू आर गोइंग टू स्कोर मच बेटर इन इट पेपर 2। अब जो दूसरा आता है पेपर 2 सेक्शन बी, ये एब्सोल्युटली इंडिया एंड द वर्ल्ड वाला पोर्शन है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, जहां पे इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उस पे फोकस किया गया है। एक छोटा सा कंपोनेंट ऑफ कोर्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी आता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, बट उससे एक ही क्वेश्चन आता है लार्जली, ठीक है। लार्जली देयर इज अ स्मॉल लिटिल क्वेश्चन दैट कम्स इन, सबसे ज्यादा आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी से आता है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी आज के दिन में इट्स सो एक्साइटिंग, इट्स सो इंटरेस्टिंग कि दिस इज वेयर आई हैव सीन स्टूडेंट्स टेकिंग दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो किया जाता है वो यही सेक्शन बी से ही पिकअप करते हैं, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, चाहे वो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ स्टैटिक प्रिपेयर करना हो या आपका डायनामिक पोर्शन पे ज्यादा होल्ड हो, पीएसआईआर एक ब्लेंड देता है दोनों का, राइट, दोनों का देता है, एंड दैट इज व्हाई इंटरलिंकेजेस में हेल्प होता है। ओके, नाउ आई वांट टू कम डाउन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्शनल पेपर, क्योंकि ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ में आएगा कि चाहे आप अगेन इफ यू आर गुड विद मेमोराइजेशन और यू आर गुड विद डायनामिक पोर्शन, दिस विल स्टिल कम ऑफ हेल्प। तो ऑप्शनल में बेसिकली आपका आएगा क्वेश्चन 1 जिसमें ए बी सी डी ई, क्वेश्चन 2 ए बी सी, क्वेश्चन 3 4 एंड 3 4, ओके रुको एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 4 इज ए बी सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है, दिस इज सेक्शन ए, दिस इज सेक्शन बी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 ए बी सी डी ई रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 ए बी सी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 ए बी सी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 ए बी सी रहेगा। अब ये पेपर का ऑप्शनल पेपर का स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंपल्सरी है, ठीक है। तो सेक्शन ए विल कम फ्रॉम पेपर 1, राइट, जिसमें आपका ये वाला पोर्शन आपका कंपल्सरी रहने वाला है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 विल कम फ्रॉम सेक्शन बी पेपर 2, जहां से आपका ये वाला पोर्शन कंपल्सरी रहेगा। अब जब आपने ये क्वेश्चन 1 एंड 5 का अटेम्प्ट कर दिया है, सो सेक्शन ए ऑफ पेपर 1, सेक्शन बी ऑफ पेपर 1, अगेन सिमिलरली पेपर 2 का सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, राइट। 1 एंड 5 अगर आपने अटेम्प्ट करना ही है, कंपल्सरी रहता है। उसके अलावा आपको हर सेक्शन से एक एक क्वेश्चन करना जरूरी है। सोचिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया यहां से और आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया यहां से, ठीक है। सो यू हैव टू डू क्वेश्चन 1 एंड 5, उसके साथ साथ यू हैव टू डू वन अदर क्वेश्चन कंपल्सरी फ्रॉम ईच सेक्शन, दैट मीन्स 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 2 क्वेश्चंस कंपल्सरी फ्रॉम ईच सेक्शन। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करना पड़ता है, नाउ दैट डिपेंड्स ऑन योर विल, कौन से सेक्शन से करना है। अगर आपका सेक्शन बी स्ट्रांग है, चाहे वो आईजीपी वाला पोर्शन हो या आपका इंडिया एंड द वर्ल्ड वाला पोर्शन हो, देन डायनामिक पोर्शन आपका स्ट्रांग है, ऑटोमेटिकली यू विल चूज अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अगर आपका स्ट्रेंथ स्टैटिक पोर्शन, थिंकर्स, थॉट में स्ट्रांग है, यू आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू गो फॉर द सेक्शन ए का पोर्शन, जहां से आप वो 5th वाला क्वेश्चन करोगे, ठीक है। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्शनल पेपर विच गिव्स दैट ब्लेंड। पीएसआईआर में वो ब्लेंड नहीं मिल जाता है आपको, जो कि अगेन एब्सेंट है कई सारे ऑप्शनल में, दैट इवन इफ यू आर गुड विथ thought and theory, you get that advantage. If you're good with current affairs, you get that advantage. ठीक है? So that is about the structure of the exam. Now I want to come down to the last advantage, जो कि है highly scoring वाले part पे.
बट ये हाईली स्कोरिंग जो कंपोनेंट है, अगेन आई नीड टू क्वालिफाई दैट, हाईली स्कोरिंग. नाउ PSIR का एक डिमांड है, वो है आपका एक प्रॉपर वे में आंसर लिखना, स्ट्रक्चर पे एक आंसर लिखना. ठीक है, अब अगर वो स्ट्रक्चर आप नहीं कर पाओगे आंसर को, तब आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं. So there has to be an introduction, there has to be an argument, there has to be a criticism, and there has to be a conclusion. Way ahead हो, way forward हो, जिसमें आपने thinkers के नाम दिए, examples दिए हैं और keywords का use किया है. अगर आपने ये pattern किया है properly, automatically आपको marks मिलेंगे. तो PSIR में वो स्कोरिंग का कंपोनेंट सही रहता है. दैट इज द रीजन वाई इसको एक एडवांटेज माना जाता है. बट ये एडवांटेज, जैसे मैंने कहा, क्वालिफाई करना जरूरी है कि यू रियली नीड टू वर्क हार्ड ऑन योर आंसर राइटिंग. ठीक है, आंसर राइटिंग अगर आपका सॉलिड हो गया तो ये स्कोरिंग रहता है. अगर आंसर राइटिंग में ज्यादा फोकस नहीं करोगे तो दिक्कत होने वाली है आगे जाके. अब आते हैं जो नेक्स्ट चीज आता है, डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस किया है तो डिसएडवांटेजेस पे भी तो बात करनी जरूरी है. तो व्हाट इज डिसएडवांटेज? वील टॉक अबाउट 3 डिसएडवांटेजेस. ठीक है, डिसएडवांटेजेस 3 डिसएडवांटेज में एक जो डिसएडवांटेज आता है, जो कि बहुत लोग कहते हैं कि भाई इट अगेन अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग पार्ट जब हम बात करते हैं, राइट. ऑप्शनल में काफी टाइम कंज्यूमिंग है. ना टाइम कंज्यूमिंग, यस, इनिशियली आपको टाइम देना पड़ेगा सब्जेक्ट को. इनिशियली डे 1 में आपको ये समझ में नहीं आएगा, छोड़ो वीक 1 में भी थोड़ा दिक्कत होगा. मैं तो कहती हूँ 1 महीने तक यू शुड जस्ट काइंड ऑफ हैव दैट पेशेंस विद द सब्जेक्ट. अगर ये पहली बार आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो हैव दैट पेशेंस विद दैट सब्जेक्ट. फर्स्ट मंथ के बाद जब आपको कीवर्ड समझ में आने लगा, लॉजिक ऑफ द सब्जेक्ट समझ में आने लगेगा, तब आपको ये इंटरेस्ट आएगा. सो व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम कंज्यूमिंग, यस, इट हैज दैट कंपोनेंट. आपको थोड़ा पेशेंस देना पड़ेगा. यू हैव टू बी पेशेंट विद द सब्जेक्ट, क्योंकि 1 महीने के बाद ही वो इंटरेस्ट जागेगा. इनिशियल डेज पे हो सकता है, जब हम कुछ कीवर्ड्स की बात करेंगे, हम पॉलिटिकल साइंस, लिबरल थॉट की बात करेंगे, तो वहां पे थोड़ी सा दिक्कत आता है, हर बच्चे को आता है. अगेन, इट जस्ट नीड्स दैट टाइम. गिव इट टाइम एंड यू विल हैव दैट कंफर्ट विद द सब्जेक्ट. अगेन, दिस इज समथिंग आई कैन गिव यू एन अश्योरेंस. नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है इसका, कि ये अगेन मिथ है कि काफी थियोरिटिकल है. मैंने आपको अभी बता दिया, थियोरी का पार्ट तो है, पेपर 1 सेक्शन ए, पेपर 2 सेक्शन ए में भी है, बट थियोरी इंटरलिंक करता है विद अदर पोर्शंस के साथ. तो इसीलिए थियोरी के साथ साथ जब आप करंट अफेयर्स करोगे तो इंटरेस्ट बढ़ता है. और वहीं से आई कम टू द थर्ड डिसएडवांटेज. जब ये इंटरेस्ट जागता है ना, आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जो कि इस इंटरेस्ट के बेसिस पे इसको और पढ़ते रहते हैं और उसमें सोचते हैं कि वो PhD करने वाले हैं. मत करना. डेप्थ पे जाने की इतनी जरूरत नहीं है. व्हाट यू नीड इज अ बेटर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑन द सब्जेक्ट, नॉट डेप्थ. आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ वॉर है, क्या इसका इंपैक्ट होने वाला है इन थियोरेटिकल टर्म्स. जरूरी नहीं है. You just need to know that there is a tariff war going on. इसका impact क्या होगा, hegemonic stability theory पे क्या होगा, इस पे IR scholars क्या कह रहे हैं. So this is what you really have to focus on. You don't have to get into the so-called depth. आप influencer का रोल नहीं कर रहे हो. You are preparing for an exam, and exam का एक demand है जिसको मीट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव सीन दैट डिसएडवांटेज कमिंग इन. जो भी ये PSIR इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दैट इट काइंड ऑफ ट्रिगर्स दैट थॉट प्रोसेस. So again, bringing it back to the paper then. एक मैं general final word जो बोलना चाहती हूँ इस particular optional को लेके, कि whenever you're deciding कि आपका PSIR optional होगा, please understand कि subject तो आप करोगे, optional जो paper है ढंग से करोगे. उसके बाद जो चीज़ important है वो है answer writing. क्योंकि आंसर्स से ही आपका क्लैरिटी समझ में आएगा, और आंसर्स के जो मार्क्स है उसी से आपका फाइनल मतलब एग्जाम है. नोबडी इज गोइंग टू हैव अ वाइवा कि बताओ ये आता है कि नहीं. ऐसा नहीं होने वाला. इंटरव्यू में आपके ओपिनियंस पूछे जाते हैं, अदरवाइज लार्जली इट इज गोइंग टू बी हाउ यू राइट, एंड दैट इज व्हाई आंसर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट.
मेरे पूरे कोर्स में मैंने इसी वजह से 5 डेज का तो क्लास रखा है, बट जो छठा दिन है, सैटरडे का दिन होगा, उस पर आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट फीचर कि भाई वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉट जस्ट योर डाउट्स बट हाउ टू राइट आंसर्स। ये आंसर राइटिंग एक पर्टिकुलर पोर्शन कंप्लीशन के बाद ही शुरू हो जाना चाहिए। यू शुड नॉट वेट कि पूरा खत्म होगा तब हम करने वाले हैं, बिकॉज उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आंसर राइटिंग इज द की, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ करोगे आप तो इट इज बिकम्स इजी एंड इट बिकम्स हाईली स्कोरिंग, एंड दैट इज वेयर आई एम गोइंग टू हैंड होल्ड यू टू राइट गुड आंसर्स, टू राइट आंसर्स जहां पे हर कीवर्ड के साथ आपको स्कोर करना इजी रहे, राइट? सो दिस आर समथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अगेन इन द नेक्स्ट फ्यू सेशंस, जहां पे मैं स्ट्रैटेजी, सिलेबस डिस्कशन सारा कुछ करने वाली हूँ डिटेल में, एंड उसी के साथ साथ आई विल कीप टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ माय कोर्स। आई एम हैविंग एन ओपन सेशन, तो फील फ्री टू ज्वाइन मी इन द ओपन सेशन, जहां पे आपके जो पर्टिकुलर डाउट्स है उसको मैं क्लैरिफाई कर पाऊँ अबाउट माई कोर्स। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।